हाय मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपका स्वागत है इस सेशन में। आज के सेशन में हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आर्टिकल। आर्टिकल, अगर इस वर्ड के मीनिंग को देखा जाए तो इस वर्ड का 3 मीनिंग हम लोग जान सकते हैं आसानी से। पहला मीनिंग तो जो ग्रामर में अभी हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल, उसको आर्टिकल के रूप में ही जाना जाता है। इसका दूसरा मीनिंग है किसी वस्तु के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। आर्टिकल कोई वस्तु भी होती है, उसमें भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल का अगर एक लीगल मीनिंग देखा जाए तो धारा के लिए भी हम लोग आर्टिकल को यूज करते हैं। जैसे आर्टिकल 370 बहुत चर्चा में था, तो वहां पर हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन ग्रामर की अगर बात की जाए तो ग्रामर में आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको लगेगा कि ए, एन और द में क्या रखा है, इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। बट आई गारंटी, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब ये लेसन खत्म होगा, आर्टिकल का जब डिस्कशन मैं खत्म करूंगा, तब आप ये रियलाइज करेंगे कि आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीजें थी जो शायद अभी तक आप नहीं जानते थे। और उन कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड एरर्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो स्पॉट द एरर्स का एक्सरसाइज आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड हैं तो वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। बट आर्टिकल को डिस्कस करने के पहले एक नाउन का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर देता हूं, ताकि जब आर्टिकल पढ़ाना शुरू करूं उस समय आपको रुकना ना पड़े या उस समय आपको सोचना ना पड़े। नाउन, नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको अलग से हम लोग टेकअप करेंगे। बट अभी नाउन का जो पॉइंट यहां पे रेलेवेंट है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। काउंटिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो नाउन को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वैसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है वो कहलाते हैं काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ये मार्कर मेरे पास है, इस तरह के 3-4 मार्कर्स वहां पे और रखे हुए हैं, तो दीज मार्कर्स कैन बी वेरी वेल काउंटेड, तो वो काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएंगे जिसको गिना जा सकता है। जैसे बॉय, स्टूडेंट, गर्ल, डेस्क, चेयर, ये सब काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। गॉट इट? ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बॉय, गर्ल, डेस्क, बेंच, चेयर, ये सब काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी कम टू दिस साइड, अनकाउंटेबल नाउन। यहां पे लिखना है तो लिख भी सकते हैं। काउंटेबल नाउन कौन हो सकता है? बॉय, गर्ल, डेस्क, पेन, मार्कर, एक्सेट्रा। ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। पेन 1 भी हो सकता है, पेन 5 भी हो सकता है, एंड दिस कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन कैसे नाउन को कहा जाता है? वैसे नाउन जिनको गिना ना जा सके उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे इमोशन, गुस्सा, प्यार, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। उसी तरह से मटेरियल नाउन जैसे मिल्क, ऑयल, ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। सपोज मैं किसी को कहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, तो वो पूछेगा कि सर कितना गुस्सा है? तो ये बोला जा सकता है क्या कि आज मैं तुमसे 75 गुस्सा हूं? नो, दिस कैन नॉट बी डन। तो अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड। इसके एग्जाम्पल्स यहां पे हम लिख सकते हैं, मिल्क, ऑयल, वुड, उसी तरह से लव, एंगर, हेट्रेड, ये इमोशंस हैं नीचे वाले जो लिखे गए, लव, एंगर, हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स घृणा।
ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो नाउन को हम लोगों ने काउंटिंग के आधार पर दो पार्ट में बांटा, एक तो काउंटेबल नाउन एंड द अदर इज अनकाउंटेबल नाउन। यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई सपोज कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इज इट क्लियर? देन इसी डिस्कशन को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये जो काउंटेबल नाउन है इसको फिर दो पार्ट में बांटा जा सकता है। काउंटेबल नाउन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होगा सिंगुलर और दूसरा होगा प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं, अगर कोई चीज एक है तो वो सिंगुलर है, अगर दो या दो से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। जैसे अगर एक लड़के की बात की जाए तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और अगर हम 5 लड़कों की बात करें तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। क्लियर? तो सिंगुलर काउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। उस हिसाब से अगर हम देखें तो अब नाउन काउंटिंग के आधार पर कितने तरह का हुआ? पहला तो हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और तीसरा जो इंडिपेंडेंट था वो था अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कॉन्सेप्ट नाउन का इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग जब आर्टिकल का डिस्कशन अब शुरू करेंगे उस समय इसको यूज करेंगे बीच में, और तब आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं कि आर्टिकल क्या है। पहले जो यहां पे लिखा गया है इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं कि आर्टिकल क्या है। कई बार आप देखते होंगे लिखा हुआ मिलेगा ए बॉय, ए स्टूडेंट, ए चेयर, या ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एंड अम्ब्रेला। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स आपके समझने के लिए है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं उस समय सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा डिस्कस करना अच्छा होता है, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ऐसा भी लिखा हुआ देखते होंगे द बॉय, द इंक पॉट और द चेयर। इज इट क्लियर? ए, एन और द इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कुछ चीज यहां से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ए आर्टिकल है और ये किसके पहले रखा गया है? बॉय के पहले। हम लोग डिसाइड करेंगे कि बॉय क्या है, बॉय नाउन है कि प्रोनाउन है या वर्ब है, क्या है? तो बॉय नाउन है। उसी तरह से रैंडमली आप किसी को भी सेलेक्ट करें। मान लीजिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले क्या है? अम्ब्रेला के पहले आर्टिकल एन रखा हुआ है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के वॉइस अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज अम्ब्रेला? सो अम्ब्रेला इज ए नाउन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए किसके पहले रखा गया? नाउन के पहले। आर्टिकल एंड किसके पहले रखा गया? ये भी नाउन के पहले। और यहां पे अगर हम देखें तो द किसके पहले रखा गया है? इंक पॉट के पहले। और इंक पॉट भी एक नाउन है। इससे पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पता चला? जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप करते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट ये पता चला कि कोई भी जो आर्टिकल होता है वो किसी नाउन के पहले रखा जाता है। तो दिस लाइन वी कैन राइट हियर, एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता चला। कभी आपने देखा है क्या कि ही के पहले ए लिखा हुआ?
कभी नहीं देखा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं रख सकते, वर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं रख सकते। तो आर्टिकल की पहली पहचान क्या हुई कि आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन ओनली। इज इट क्लियर? अब इसी में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसी के बेसिस पे आर्टिकल के सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाउन के पहले जो वर्ड मिलता है देखने को, वो ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कहीं पे बॉय है, बॉय एक नाउन है, नाउन के पहले अक्सर देखने को मिलता है गुड। तो गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है। सो बॉय के पहले जो वर्ड आया वो क्या होता है? एडजेक्टिव आता है। यानी कि नाउन इज जनरली प्रिसीडेड बाय एन एडजेक्टिव। नाउन के पहले हम लोगों को एडजेक्टिव देखने को मिलता है। यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया, प्रीसीड। प्रीसीड मीन्स होता है पहले आना, ठीक है? तो नाउन के पहले आने वाले वर्ड को ज्यादातर हम लोग एडजेक्टिव मानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो कह सकते हैं कि बेसिकली an article is an adjective। अगर ग्रामर के कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कहें तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल बेसिकली एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का काम क्या है? वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन के बारे में बताता है या उसको मॉडिफाई करता है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ कि आर्टिकल इज यूज्ड एज ए मॉडिफायर। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, एंड आर्टिकल इज यूज्ड एज ए मॉडिफायर ऑफ नाउन। एज ए मॉडिफायर ऑफ नाउन। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? आर्टिकल का फंक्शन यहां से हमको पता चल गया कि ये एक मॉडिफायर के रूप में काम करता है। एन आर्टिकल इज यूज्ड एज ए मॉडिफायर ऑफ ए नाउन। इज इट क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर, चूंकि इसको रब करना पड़ेगा और तब फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक एक बार फिर से रिवाइज कर दें। जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन में सामने आए वो ये आए कि कोई भी आर्टिकल जो होता है वो नाउन के पहले रखा जाता है। दिस इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2 यहां पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें लिखा कि बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। चूंकि नाउन के पहले हम लोग इसको प्लेस करते हैं तो नाउन के पहले ये एडजेक्टिव के रूप में मिलता है। और थर्ड है कि चूंकि एडजेक्टिव के रूप में है इसीलिए एन आर्टिकल इज यूज्ड एज ए मॉडिफायर ऑफ नाउन। ये नाउन के मॉडिफायर के रूप में काम करता है। ठीक है? नाउ वी डिस्कस फर्दर अगर इसके फंक्शन की बात की जाए या इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो उसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन डिफाइन आर्टिकल ओवर हियर। आर्टिकल का डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। एन आर्टिकल इज ए वर्ड placed before a noun to make it indefinite or definite।
ये जो डेफिनेशन है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है कि आर्टिकल एक वर्ड है जो किसी भी नाउन के पहले रखा जाता है, और इसका फंक्शन क्या है कि जिस नाउन के पहले हम इसको रखते हैं ये उस नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाता है। ये इसको डेफिनिट बना सकता है या इनडेफिनिट बना सकता है, और ये काम कैसे होता है ये अभी जब एग्जाम्पल्स हम लोग लिखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आर्टिकल्स के लिए जो आर्टिकल्स इनडेफिनिट बनाते हैं किसी भी नाउन को, उसको कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। वैसे आर्टिकल जो किसी भी नाउन को इनडेफिनिट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, और द आर्टिकल विच मेक्स ए नाउन डेफिनेट उसको कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया कि आर्टिकल दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो सकता है डेफिनिट आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, ए, एन एंड द। अब इसमें से देखना पड़ेगा, ए, एन और द में से देखना होगा कि कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल है और कौन डेफिनिट आर्टिकल है। समझ में आ गया होगा? यहां तक में कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर है तो तब भी एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ने पे ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? नाउ इनडेफिनिट आर्टिकल ए, एन और द में कौन कौन से इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ये हमको यहां पे लिखना होगा। तो ए और एन को कहा जाता है कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। क्यों इनडेफिनिट हैं? क्योंकि जिस नाउन के पहले हम इसको रखते हैं ये उस नाउन को इनडेफिनिट बना देता है। कैसे बना देता है ये एग्जाम्पल से अभी क्लियर होगा। करेक्ट? देन वी कम टू दिस पार्ट, डेफिनिट आर्टिकल। जब ए और एन इनडेफिनिट हो गए तो नेचुरली डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होगा? डेफिनिट आर्टिकल होगा द। तो द को हम लोग कह सकते हैं कि द इज ए डेफिनिट आर्टिकल, वेयर एज ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? हम लोगों ने कवर किया कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का डेफिनेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके फंक्शन क्या हैं, वो हम लोगों ने यहां तक कवर किया अभी तक। और जहां पे एग्जाम्पल्स की जरूरत थी कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। उसके एग्जाम्पल्स यहां पे मैं बताता हूं। एग्जाम्पल, जैसे कहा जाता है कभी कोई आपका फ्रेंड है और उसकी कोई चीज चोरी हो गई, सपोज उसकी बाइक चोरी हो गई या उसका स्कूटी चोरी हो गया, तो हम लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कौन चोर लेके भाग गया। चोर के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये पता है चूंकि चोरी हुई है इसीलिए किसी चोर ने की होगी। इंग्लिश में अगर इस बात को हम लोग कहेंगे तो क्या लिखेंगे? थीफ हैज stolen your scooterate. Thief has stolen your scooterate. यहां पे एक वर्ड मैंने लिखा स्कूटरेट। स्कूटरेट क्या होता है? जो आजकल चल रहा था, पहले स्कूटर चलता था लेकिन आजकल स्कूटरेट चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन दिस इज पॉपुलरली नोन एज स्कूटी। इसको कहा जाता है, ज्यादातर लोग इसको स्कूटी बोलते हैं, बट वास्तव में क्या है ये बताता हूं। जो टाइप ऑफ व्हीकल है दैट इज स्कूटरेट, लेकिन टीवीएस कंपनी ने सबसे पहले स्कूटरेट जो निकाला था उसका नाम था स्कूटी, टीवीएस स्कूटी, और इसीलिए यही जुबान पे चढ़ गया और इसको स्कूटी ही कहा जाने लगा। जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं
तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो LIC के नाम से जानी जाती है, वो चूंकि पहली कंपनी थी, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस मीन्स LIC। उसी तरह से स्कूटरेट मीन्स स्कूटी। नाउ वी कम टू द सेंटेंस, थीफ हैज स्टोलन योर स्कूटरेट। हम लोग किसी चोर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कौन सा चोर है। तो ये जो चोर है वो ये निश्चित है या अनिश्चित है? ये इनडेफिनेट है, और ये नाउन चूंकि इनडेफिनेट है, इसीलिए इसके पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल रखेंगे। अब यहां पे डिसाइड करना होगा कि ए यूज किया जाएगा या एन। तो यहां पर अभी इस पर डिस्कशन बाद में होगा कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। यहां पर हम लोग लिखेंगे ए थीफ हैज स्टोलन योर स्कूटरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो आर्टिकल है वो एक अनिश्चित चोर के लिए इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए ए को कहा जाता है कि ये एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गया होगा। यहां पे थीफ के पहले ए लिखा गया, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देते हैं। he requested me to bring umbrella for him. He requested me to bring umbrella for him. ये सेकंड एग्जाम्पल है, इनडेफिनिट आर्टिकल यहां पे हम लोग यूज करेंगे। उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मैं उसके लिए एक छाता लेकर आऊं। अब मार्केट में तो बहुत तरह का छाता मिलता है, कौन सा छाता चाहिए ये एग्जैक्टली हमको पता नहीं है। मैं उसके लिए अम्ब्रेला जरूर खरीदूंगा, बट कोई भी अम्ब्रेला खरीद सकता हूं। तो यहाँ पे अम्ब्रेला जो अम्ब्रेला खरीदना है वो चूंकि इनडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, और चूंकि ये यू से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर ए नहीं लगेगा, यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल एन विल बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि ये अम्ब्रेला इनडेफिनिट है। तो ये जो दो एग्जांपल्स मैंने रखा यहाँ पर, ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल्स के एग्जांपल थे। थीफ के पहले ए और अम्ब्रेला के पहले भी एन लगाया गया। समझ में आ गई होगी बात। नाउ वी डिस्कस कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, और डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए 5-7 आदमी वहां पे खड़े हैं, और उनमें से इशारा करके मैं बोलता हूं कि देखिए ये वही आदमी हैं जिन्होंने मेरी मदद की। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे लिखेंगे सेंटेंस में, जैसे 10 आदमी में से किसी एक आदमी के बारे में खास कर बोलना है कि ये वही आदमी है जो मुसीबत में मेरी मदद करता है। तो वहां पे हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, ही इज मैन हु हेल्प्स मी इन क्राइसिस। ही इज मैन हु हेल्प्स मी इन क्राइसिस। यहाँ पे मैन नाउन है, और नाउन के पहले हमको पता है कि कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि ए यूज होगा, कि एन यूज होगा, कि द यूज होगा। एन तो यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैन है ये एम से शुरू हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, वी विल हैव टू चूज बिटवीन द टू आर्टिकल्स ए एंड द। अब यहां पर ए होगा या द होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो मैंने एक खास आदमी की तरफ इशारा करके बताया था कि देखो वह वही आदमी है जो मुसीबत में मेरी मदद करता है। इसका मतलब दैट मैन इज डेफिनेट, वो एक निश्चित आदमी है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग उसके लिए आर्टिकल यहां पे यूज करेंगे द। ही इज द मैन हु हेल्प्स मी इन क्राइसिस, मीनिंग देयर बाय कि वो एक निश्चित आदमी है, और इसीलिए उसके पहले द यूज किया गया। सो ही इज द मैन हु हेल्प्स मी इन क्राइसिस। तो ये कॉन्सेप्ट था इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स का।
इसको हम लोग अभी आगे भी एलोबरेट करेंगे, तब आपको मजा आएगा देखने में। एक एग्जाम्पल है, 3 सेंटेंसेज हैं उसमें, बट उन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि कहां पे ए या एंड यूज करना है और कहां पर द यूज करना है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। एग्जाम्पल है, माई टीचर आस्क्ड मी टू सॉल्व टू आंसर ए क्वेश्चन, टू आंसर ए क्वेश्चन। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस 2 कहता है, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, asked in a competitive exam। ठीक है। देन थर्ड, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम was conducted by SSC। The competitive exam was conducted by SSC। ये 3 क्वेश्चन है जिसमें ए और द को यूज किया गया है, ये देखते हुए कि कहां पर नाउन डेफिनिट है और कहां पे नाउन इनडेफिनिट है। तो इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस में, माई टीचर आस्क्ड मी टू आंसर ए क्वेश्चन। कोई भी एक क्वेश्चन मेरे टीचर ने मेरे सामने रखा और बोला कि इसका आंसर दो या लिखो। ठीक है। तो जिस क्वेश्चन की बात की जा रही है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे नाउन है और वो क्वेश्चन हमको पता नहीं था जब दिया गया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए क्वेश्चन विच वॉज नॉट नोन टू मी, और ये इनडेफिनिट था। चूंकि इनडेफिनिट था इसीलिए इसके पहले क्या लगाया गया, इसके पहले लगाया गया ए। तो पहली बार जब क्वेश्चन को लिखा गया, दैट क्वेश्चन वॉज नॉट नोन टू मी, इसीलिए वहां पर ए लिखा गया। नाउ वी कम टू द सेकेंड सेंटेंस। यहां पे क्या है, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किस क्वेश्चन की बात की जा रही है, ये उसी क्वेश्चन की बात की जा रही है जो मुझे दिया गया था आंसर करने के लिए, और यही क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन के बारे में चूंकि मुझे पता है, इसकी बात पहले हो चुकी है, ये एक डेफिनेट क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा गया था, इसीलिए यहां पर द यूज किया गया। देखिए ठीक से समझिएगा, क्वेश्चन जब पहले सेंटेंस में आया उस समय वी वर नॉट अवेयर ऑफ द क्वेश्चन, वो मेरे लिए अनिश्चित था, इसीलिए वहां पे इनडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज किया गया। जबकि सेकेंड लाइन में उसी क्वेश्चन की फिर बात की जा रही है कि जो क्वेश्चन मुझे आंसर करने के लिए दिया गया था वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो अब डेफिनेट है और इसीलिए उसके पहले यहां पर द लिखा गया। सो द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ वी कम टू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे ये एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया। पता नहीं है कि वो परीक्षा
कौन सी थी, वो एग्जाम कौन सा था, इसका मतलब कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दिस इज इनडेफिनिट, अनिश्चित है, और इसीलिए यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया गया. द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम. क्लियर? देन वी कम टू सेंटेंस नंबर 3. इसमें कहता है द कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉज कंडक्टेड बाय एसएससी. अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे लिखा गया है, जैसे जब क्वेश्चन यहाँ पे था तो ये इनडेफिनिट था, बट जब यहाँ पे आ गया तो इट बिकेम डेफिनेट, क्योंकि इसके बारे में पता चल गया. उसी तरह से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटेंस नंबर 2 के लास्ट में लिखा हुआ था तो वहां पे ये इनडेफिनिट था, बट जब हम इसकी बात यहाँ पे करते हैं इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 3 में, तब ये इनडेफिनिट न रहकर डेफिनिट बन जाता है. और चूंकि यहाँ पे ये डेफिनिट है, क्यों डेफिनिट है? क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी सेंटेंस नंबर 2 में लिख चुके हैं. इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले यहाँ पर जो आर्टिकल होगा द, वो एक डेफिनिट आर्टिकल होगा. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप अंतर समझ सकते हैं कि कहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल यूज करना है और कहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल आपको यूज करना है. एम आई क्लियर? एनी डाउट्स? एक और एग्जाम्पल अगर लिखें यहाँ पे तो और मजा आएगा. वो इससे थोड़ा सिंपल है, बट दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग. Examples are really very important, और really very important to describe a concept, और किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने में examples play very important role. Now we are going to discuss the second set of examples. ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. Sentence number 1, I found a bag. Second example is, the bag contained a coin. And third example, the coin was made of gold. I found a bag, the bag contained a coin, and the coin was made of gold. So these are three examples on the basis of which we can learn the difference between definite and indefinite articles. देखिए अभी जब मैं क्लास लेने आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बैग मिला. दुनिया में बहुत बैग हैं, लाखों बैग होंगे, करोड़ों बैग होंगे, उसमें से कोई एक बैग जो कि इनडेफिनिट था वो मुझे रास्ते में मिला और मैंने उसे उठा लिया. तो इस बैग के पहले क्या लगेगा? ए लगना निश्चित है. इनडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे हम लोग ए यूज करते हैं, करेक्ट. जब मैंने उस बैग को खोल के देखा तो उसमें एक सिक्का था. किस बैग को मैंने खोल के देखा? उस बैग को जो मुझे मिला. मीन्स यहाँ पे भले ये इनडेफिनिट था, बट जब यहाँ पर आया तो ये डेफिनिट बन गया. और जब बैग डेफिनिट बन गया तो उसके साथ हमने क्या यूज किया? डेफिनिट आर्टिकल द यूज किया. द बैग कंटेन्ड ए कॉइन. नाउ कमिंग टू दिस कॉइन, दुनिया में अरबों सिक्के होंगे, उसमें से कोई एक सिक्का उस बैग में था. तो कॉइन यहाँ पे नाउन है, ये इनडेफिनिट है, इसीलिए इसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया गया. क्लियर? अब मुझे लगा देखकर कि ये कॉइन शायद सोने का हो सकता है. उसको लेके मैं एक ज्वेलरी शॉप में गया. वहां दिखाने पे उसने कहा कि हाँ भाई ये तो आपकी किस्मत खुल गई और ये जो कॉइन है ये सचमुच में गोल्ड का है.
कौन सा कॉइन गोल्ड का है? जो बैग में रखा हुआ मिला था, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट कॉइन विच वॉज देयर इन द बैग। तो यहाँ पे इस कॉइन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड सेंटेंस में, तो ये कॉइन इनडेफिनिट न रहकर डेफिनिट बन जाता है, और चूंकि डेफिनिट कॉइन है इसीलिए इसके पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा? इसके पहले भी आर्टिकल लगेगा द। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, 3 सेंटेंसेस का जो सेट है, दिस 3 सेंटेंसेस वेरी वेल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन indefinite and definite articles. Clear? In other words, we can say, एक लाइन यहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि, आपके लिए लिख भी देता हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट, the can be placed before a noun, the mention of which has already been made. एक चीज ये भी ध्यान हम लोग रखेंगे कि जिस नाउन की चर्चा पहले हो चुकी है, अगर उस नाउन को दोबारा हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे द को हम लोग प्लेस कर सकते हैं एज एन आर्टिकल। एम आई क्लियर? तो ये था इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल पे डिस्कशन, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। इस एग्जाम्पल को भी आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। एंड दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत जगह पे क्लोज टेस्ट में या फिलर्स में भी इस पॉइंट को हम लोग, इस आर्टिकल के इस कॉन्सेप्ट को वहां पर हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ए और एन को के यूज क्या है। वी डिस्कस द यूजेस ऑफ ए एंड एन। ए और एन को कहां पे यूज किया जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए एंड एन आर यूज्ड, A and N are used for singular countable nouns। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग ए या एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए पेन, ए पेंसिल, ए चेयर, ये सभी सिंगुलर हैं। अगर एक पेन की बात करेंगे तो ए पेन लिखेंगे, एक पेंसिल की बात करेंगे तो ए पेंसिल लिखेंगे। उसी तरह से एन को हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं? एन अम्ब्रेला, एन ऑक्स, एन इंक पॉट, एक्सेट्रा। ये बहुत ही सिंपल रूल है, बट यही जो रूल है इस पर बेस्ड एरर कैसे आता है वो एक एग्जांपल यहां पे लिखूंगा, तब आपको पता चलेगा कि देखने में तो ये बहुत सिंपल पॉइंट आपको लगता है, बट एरर में अगर आता है तो हम लोग इसको लोकेट कर पाते हैं या नहीं, दिस वी आर गोइंग टू एग्जामिन। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर। My brother prefers his
own profession to job in an office। ये एक सेंटेंस है जो एक एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल पर बेस्ड एरर इसमें है, बट कहां पे एरर है, दिस वी हैव टू लोकेट। मेरा ब्रदर है, वो प्रेफर करता है, किस चीज को प्राथमिकता देता है, अपने पेशे को ज्यादा प्राथमिकता देता है एज कंपेयर टू किसी ऑफिस में नौकरी करने के बनिस्पत या अपेक्षाकृत मेरा भाई प्रेफर करता है कि वो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाए। तो दिस इज द सेंटेंस एंड योर जॉब इज टू लोकेट द एरर इन दिस सेंटेंस। अब इसमें एरर कहां पे है, मैंने आपको हिंट दिया है कि द एरर इज बेस्ड ऑन आर्टिकल। जैसे ही ये हिंट आपको मिला, आपका ध्यान यहां पर आएगा कि यहां पे आर्टिकल एंड यूज किया गया है ऑफिस के पहले। तो देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो ऑफिस चूंकि ओ से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विद वॉवेल, तो वॉवेल के पहले एंड यहां पे सही यूज किया गया है, तो यहां पर कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट। फिर दिमाग दौड़ाते हैं कि भाई तब एरर कहां पे होगा। फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं, माई ब्रदर, ब्रदर के पहले ए या एन लग सकता था, लेकिन चूंकि माई लग गया है तो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पे अब कुछ नहीं लगेगा। ये रूल में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो माई ब्रदर प्रेफर्स हिज ओन प्रोफेशन, यहां तक में कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। टू जॉब इन एन ऑफिस। अब देखते हैं यहां पर जॉब क्या होता है। जॉब मीन्स नौकरी, और ये एक काउंटेबल नाउन है, इसको गिना जा सकता है। जैसे आई हैव रिजाइन्ड 3 जॉब्स, मैंने 3 नौकरियों से रिजाइन किया, तो जॉब को गिना जा सकता है। 1 नौकरी, 2 नौकरी, 3 नौकरी, 5 नौकरी, 7 नौकरी, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। अब यहां पर जॉब चूंकि सिंगुलर दिया हुआ है, यहां पे एस तो लगा हुआ नहीं है, तो ये जॉब चूंकि सिंगुलर है, इसीलिए इसके पहले एक आर्टिकल हमको लगाना पड़ेगा, और वो आर्टिकल यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे इसको। तो यहां पे जॉब के पहले क्या लगेगा, ए या एन। द वर्ड जॉब बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट जे, तो इसीलिए यहां पे हमको यूज करना पड़ेगा ए। अगर ए लगा देंगे देन दिस सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट, और इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ए नहीं लगा हुआ है तब इसमें एरर है। अगर आप एक झटके में इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको इसमें एरर नहीं दिखेगा, क्योंकि द एरर इज वेरी फाइन, बहुत सिंपल पॉइंट पर बेस्ड है कि जॉब के पहले ए लगाना पड़ेगा। इससे एक बात और पता चलती है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलती है कि जब भी आप कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू राइट ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर आप पेंसिल लिखते हैं तो उसके पहले जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगेगा। दिस यू मस्ट पुट इन योर माइंड। पेंसिल अगर है तो जब भी हम पेंसिल लिखते हैं तो वहां पे जरूरत के हिसाब से एन तो पेंसिल के साथ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये पी से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, या द लगेगा, ए एन या द। यहां पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसका एक एग्जाम्पल आप लिख के बता दीजिए। दैट आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू। आई बॉट ए पेंसिल। आई बॉट ए पेंसिल, मैंने एक पेंसिल खरीदी। यहां पे हम लोग लगाए ए। पेंसिल था, सिंगुलर था, नाउन सिंगुलर नाउन था, उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगाना है। तो अभी जो हम लोगों ने डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके आधार पर यहां पर ए लगना चाहिए। सो आई बॉट ए पेंसिल। द पेंसिल राइट्स ब्यूटिफुली। द पेंसिल राइट्स ब्यूटिफुली। और जो पेंसिल मैंने खरीदा
बहुत अच्छे क्वालिटी का पेंसिल है और वो पेंसिल बहुत खूबसूरती के साथ लिखता है। तो किस पेंसिल की बात की जा रही है? उस पेंसिल की जो मैंने खरीदा। तो यहाँ पे ये डेफिनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे आर्टिकल तो जरूर इसके पहले लगेगा, लेकिन वो आर्टिकल कौन सा होगा? इनडेफिनेट होगा कि डेफिनेट होगा? करेक्ट, डेफिनेटली ये जो आर्टिकल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ये एक डेफिनेट आर्टिकल होगा, पेंसिल के पहले द। गॉट इट? तो ये था पहला पॉइंट कि ए और एन को हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। इसको बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया। एक एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल, स्पॉट द एरर्स जो एग्जाम में आते हैं, वो भी मैंने आपके लिए लिखा यहाँ पे, उसको एक्सप्लेन भी किया कि क्या एरर है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए और एन सर आप बोलते हैं कि दोनों ही ए और एन को हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब दोनों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करना ही है तो दो